डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। तो बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था उसके डिफरेंट एप्लीकेशन है। उससे हम डेरिवेशन ऑफ रेडियस कर सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से लेके किसी ऑर्बिट तक जितना फासला है वो मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हम एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिस तरह बोहर ने एक्सप्लेन किया था कि हर एक ऑर्बिट के साथ एक फ़िक्स एनर्जी होती है, जिसे हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तो वही एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा बोहर ने यह भी कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करता है तो वो एक शेल से दूसरे शेल पे जंप मारता है और दूसरे शेल को चला जाता है। तो वही जो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ और उसका जो वेव नंबर है वो भी हम मालूम कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम डेरिवेशन ऑफ रेडियस डिस्कस करेंगे कि डेरिवेशन ऑफ रेडियस जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल से कैसे होती है। इसके लिए हम एक एटम कंसिडर करते हैं। जिस तरह बोहर ने कहा था कि न्यूक्लियस जो है वो दरमियान में होती है और इसके गिर्द क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक फ़िक्स ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है। तो यहाँ पे उसने हाइड्रोजन एटम जो है वो कंसिडर किया था। तो वो हम भी यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को कंसिडर कर लेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड्रोजन का एटम है। अब इसमें ये क्या है, ये रेड से जो मैंने शो किया है ये न्यूक्लियस है और कंसिडर करते हैं कि इस पे जो चार्ज है वो ZE है, ठीक है। तो ये ZE एक चार्ज है। इसी तरह से बाहर जो ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। तो हम कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो E है। E is the charge of electron while ZE is the charge on proton। इन दोनों के दरमियान जो है एक फासला है। तो इसी फासले को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये फासला जो है ये R के बराबर है, ठीक है। और हमने एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स डालता है कि इसको अपनी तरफ खींच ले, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर की तरफ फोर्स डालता है कि ये बाहर चला जाए। तो दो किस्म की फोर्सेस है यहाँ पे, एक ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो फोर्स लगाता है कि इस सर्कुलेशन से, या हम कहते हैं कि इस रिवोल्यूशन से फ्री होके बाहर की तरफ चला जाए। तो फिज़िक्स में ये जो न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगाता है इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। और एक जो है इसको हम FC से रिप्रेजेंट करेंगे, या हम जनरली F कूलम्बिक ही लिखेंगे कि एक क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो यहाँ पे हम कूलम लॉ एक्सप्लेन करेंगे इसके लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे F कूलम्बिक लिख लिया। और एक ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर की तरफ फोर्स लगाता है कि ये इस रिवोल्यूशन से फ्री होके या न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री होके बाहर की तरफ चला जाए। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको हम चलो रिप्रेजेंट करते हैं FC से। तो दो किस्म के फोर्सेस हो गए यहाँ पे, एक कूलम्बिक फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये कूलम्बिक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाती है और ये जो है न्यूक्लियस की तरफ गिरते नहीं। तो इसी तरह से अब ये एक चार्ज है और एक चार्ज ये है, एक ZE है और एक E है। तो इसके लिए ये जो फोर्स है, ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाती है, ये फोर्स कितना है, ये हमारे साथ कूलम ने एक्सप्लेन किया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। F कूलम्बिक जो है हम कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, कूलम ने कहा था कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। यहाँ पे हम लिखते हैं Q1 Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन ये होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिम, तो डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये क्या था, ये कूलम ने एक्सप्लेनेशन किया था कि ये फोर्स जो है दो चार्ज के दरमियान फोर्स कितना होता है, वो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब हम कहते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो F कूलम्बिक जो है इट विल बी इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को जब हम ख़त्म करते हैं तो वो कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे K है तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई
आर स्क्वेयर। इस तरह से एक इक्वेशन बन गया। चलो हम कंसिडर करते हैं कि इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। ये हमने इस इक्वेशन को नाम दिया। अब यहाँ पे अगर हम देख लें जो सिचुएशन हमने एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे एक जो है हमारे साथ ZE है और एक E है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि Q1 जो है हम कंसिडर करते हैं कि ये बराबर है जो यहाँ पे हमने नाम दिया है ZE का, और ये Q2 जो है ये बराबर है जो यहाँ पे हमने E कंसिडर किया है इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज, तो वो हम कंसिडर करते हैं E। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुटिंग करते हैं Q1 की जगह पे ZE लिख लेंगे और Q2 की जगह पे E लिख लेंगे, तो हमारे साथ ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इस तरह से बन जाएगा कि F कूलम्बिक विल बी इक्वल टू K, और यहाँ पे Q1 की जगह पे मैं लिख लूँगा ZE और Q2 की जगह पे मैं लिख लूँगा E डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं, ये ZE और E को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिज़ल्ट जो है वो इस तरह से आएगा कि F कूलम्बिक बराबर हो जाएगा K, और यहाँ पे आ जाएगा ZE स्क्वेयर और डिवाइड एक E यहाँ पे है और एक E ये है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो E स्क्वेयर बन गया और डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे साथ इस तरह का हो जाएगा। हम कंसिडर करते हैं कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है, हमने इसको नाम दिया कि दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है K ये बराबर होता है, जिस तरह आप लोगों ने स्टडी किया होगा, कूलम्बिक कांस्टेंट बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे जो स्पेस है, प्रोटॉन ये जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है, तो यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि वैक्यूम है, कुछ भी मौजूद नहीं है। तो ये वैक्यूम जो है इसको कितना परमिशन देता है, उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो एप्सिलॉन नॉट हमारे साथ इसकी एक वैल्यू है जो कि फाइंड की गई है। ये वैल्यू बराबर है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होती है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो हम इस तरह से करेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें पुटिंग करेंगे, इस K की जगह पे हम लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे साथ कुछ इस तरह हो जाएगा कि F कूलम्बिक इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये K की जगह पे मैंने लिख लिया। यहाँ पे ये जो ZE स्क्वेयर है डिवाइड बाई R स्क्वेयर है, ये अपनी जगह पे इस तरह से आ जाएगा कि ZE स्क्वेयर डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे साथ रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा कि F कूलम्बिक विल बी इक्वल टू ZE स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने नाम दिया कि ये हमारे साथ है इक्वेशन नंबर 3। जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा कि दो फोर्सेस है, एक है कूलम्बिक फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कूलम्बिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाल ली है ये कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से इनक्लोज कर लेता हूँ ताकि हमारे साथ ये क्लियर नज़र आ जाए। इसके अगर हम पुटिंग करना चाहते हैं तो ये फिर क्लियर हो। तो यहाँ पे अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है? ये एक फोर्स तो हमने फाइंड किया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमने ऑलरेडी पढ़ा है फिज़िक्स में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है mv स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r की। ठीक है, ये v स्क्वेयर क्या है? ये v स्क्वेयर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की के जितने स्पीड के साथ ये रिवोल्यूशन करता है, और ये r क्या है? ये डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। जिस तरह से हमने कहा था कि ये कूलम्बिक और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवोल्यूशन करते हैं। तो ये यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे कि इज कूलम्बिक फोर्स F कूलम्बिक, ये
बराबर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। या इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स जो है F कूलम्बिक, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होते हैं तो इन दोनों की वैल्यू हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इन दोनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारे साथ ये इक्वेशन जो है, एक वैल्यू कूलम्बिक के लिए हमने निकाला है ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² है, और एक यहाँ पे कूलम्बिक का मैंने सॉरी ये वाला नहीं है, ये ऊपर वाली वैल्यू है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हमने कैलकुलेट किया, वो वैल्यू यहाँ पे मैंने आल्सो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे साथ इस तरह के हो जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल की जगह पे हम ये वैल्यू लिख लेंगे और ये कूलम्बिक जो है इसकी जगह पे हम ये वैल्यू लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि mv² डिवाइडेड बाई R, ये मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू लिख ली, और यहाँ पे जो कूलम्बिक फोर्स है उसकी हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा R²। ठीक है, अब हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे एक R मौजूद है और यहाँ पे R² है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई R, तो यहाँ पे ये दोनों R कैंसिल हो जाएगी। या हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक R है, यहाँ पे 2 R है, तो ये एक R के साथ 2 R में से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा mv² जो है ये बराबर आ जाएगा ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या है R है। तो ये इक्वेशन हमारे साथ mv² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो हासिल हो गया। अब हमारा जो मेन टास्क है वो क्या है, वो है कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस, यानी कि रेडियस को मालूम करना कि न्यूक्लियस से लेके यहाँ पे जो ऑर्बिट है इतना फासला ये कितना है, इसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम इस R को सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, ये ZE जो है इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे साथ कुछ इस तरह से हो जाएगा कि R इज इक्वल टू, R को हम इस जगह पे लिख लेंगे, और हमने क्या किया था कि इज इक्वल टू ये mv² हम लिख लेंगे, और ये ZE² हमने यहाँ पे लेके आया था तो ये डिवाइड में हो जाएगा ZE², और ये वाला जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको हमने ऊपर पहुंचाया था तो ये 4 पाई इस तरह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन हमारे साथ कुछ इस तरह से बन गया कि R इज इक्वल टू वीनी वाला स्टॉप पे को ना गाड़ी से वो वदाजे बते कट की खमजेदार दा मालवे कार कड़े लुई इक्वेशन में जोड़ी कड़ी जालिमा दीजिए कि चतो बे खलाना स्टॉप कर दा वीडियो ले। mv² इज इक्वल टू ZE² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब हमारा मेन टास्क जो है वो रेडियस को मालूम करना है, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जितना फासला है उसे मालूम करना है। तो ये R हम सेपरेट करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे जो ZE है इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे साथ, या चलो हम इस तरह से आसानी से करते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई R, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई R, दोनों साइड को हम R से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा mv² मल्टीप्लाई बाई R आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई R। तो यहाँ पे ये R जो है ये जो डिनोमिनेटर में है ये इस ऊपर वाले R के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है और ये इस तरह हो जाएगा कि mv² R इज इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब हम इस एम वी स्क्वेयर को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, यानी कि ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा कि r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पहले से मौजूद है, और ये एम वी स्क्वेयर जो है ये यहाँ पे आ जाएगा एम वी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हुआ, आर के लिए ये इक्वेशन को हम नाम देंगे कि से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे वी स्क्वेयर आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ रिवोल्यूशन करता है ये इम्पॉसिबल है कि एक ही वक्त में वेलोसिटी और मास को फाइंड आउट करे। यहाँ पे अनसर्टिनिटी पैदा होगी जब हम मास और वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। ये हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। लिहाजा ये वेलोसिटी जो है ये इलेक्ट्रॉन के इतने आसानी से मालूम नहीं हो सकता, तो हम कुछ ऐसे वैल्यू को फाइंड करेंगे जिसके ज़रिए से हम यहाँ पे ये वी स्क्वेयर को रिप्लेस करें। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 जो है, अब इसमें से हम ये वी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे फुट करेंगे। तो सिंपली हमने स्टडी किया था एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का, जिस तरह फिफ्थ पोस्टुलेट था बोहर एटॉमिक मॉडल का कि ये बराबर होती है एम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एम वी आर जो है ये बराबर होती है एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर होती है। अब हम इस तरह से कर लेंगे कि दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 4 आ जाएगा और पाई स्क्वेयर। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे वी स्क्वेयर को फाइंड करना, यानी कि ये एम स्क्वेयर और आर स्क्वेयर जो है इसको हम शिफ्ट कर लेंगे इस साइड पे, तो m और r स्क्वेयर जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे साथ इस तरह हो जाएगा कि v स्क्वेयर इज इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर m स्क्वेयर, और ये जो है यहाँ पे इस तरह हो जाएगा कि r स्क्वेयर। अब हमारे साथ ये जो वैल्यू मालूम हो गई v स्क्वेयर की, इसको हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। यहाँ पे ये जो v स्क्वेयर की वैल्यू है इसमें पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वेयर इन इक्वेशन नंबर 5, तो हमारे साथ जो रिजल्ट आएगा इक्वेशन नंबर 5 हम लिख लेंगे r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और v स्क्वेयर की जगह पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर, और यहाँ पे है m और r स्क्वेयर। ये हमने क्या किया, हमने v स्क्वेयर की जगह पे वैल्यू पुट किया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 जो है ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई जो है ये स्क्वेयर में से 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये m जो है यहाँ पे इस m पे भी स्क्वेयर है, ठीक है, तो m जो है ये स्क्वेयर में से 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे साथ जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह होगा कि r इज़ इक्वल टू, r हमारे साथ बराबर हो जाएगा जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, ये यहाँ पे क्या रह गया है, एप्सिलॉन नॉट रह गया है, और यहाँ पे क्या है n स्क्वेयर h स्क्वेयर है, और डिवाइडेड बाई पाई एम आर स्क्वेयर, पाई एम आर स्क्वेयर। ठीक है, अब ये इस तरह से है कि ये जो 2 डिवीज़न है, एक यहाँ पे ये है, एक इस तरह से है, तो इसको हम इस तरह कर लेंगे कि इस डिवीज़न को ऊपर लेके जाएंगे, रूल्स मैथ्स का ये है, और इसको उलट कर लेंगे, यानी कि ये इक्वेशन जो है ये कुछ इस तरह का हो जाएगा कि r इज़ इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा,
और मल्टीप्लाई बाई, इसको हम उलट कर लेंगे यानी कि पाई ऊपर आ जाएगा और एम आर स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वेयर और एच स्क्वेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे साथ इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा R इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर फाई एम आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो R की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन एक R यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे R स्क्वेयर मौजूद है, तो हम इस तरह से करेंगे कि इसके नीचे 1 होता है, हम अब कोई भी तरीका निकालेंगे जिससे ये R स्क्वेयर यानी कि एक साइड पे R हो जाए और बाकी कोई भी इक्वेशन हमारे साथ हासिल हो जाए। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इक्वेशन जो है ये इस तरह से हो जाएगा कि R या इस तरह जेड ई स्क्वेयर पाई एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे R मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। अब यहाँ पे R स्क्वेयर है और यहाँ पे R है, तो डिवाइड बोथ साइड बाई R अगर हम कर ले तो यहाँ पे 2R में से एक R कैंसिल हो जाएगा और ये वाला R जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इक्वेशन जो हमारे साथ, और डायरेक्टली हम अगर इस सारे वैल्यू जेड ई स्क्वेयर पाई एम इसको अगर हम इस साइड पे लेके आए तो ये इक्वेशन हमारे साथ कुछ इस तरह से हो जाएगा कि R इज इक्वल टू यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, और ये वैल्यू इस साइड पे आ जाएगा तो जेड ई स्क्वेयर और पाई एम। ये हो गया हमारे साथ इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 6 जो है ये रेडियस के लिए हमारे साथ इक्वेशन हासिल हो गया। ठीक है, तो अब हम इस तरह से करेंगे कि इसमें से कांस्टेंट और वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे, या सिंपली इस तरह करेंगे कि इसमें से कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो n यहाँ पे वेरिएबल है नंबर ऑफ शेल, जो कि 1 भी हो सकता है 2 3 इस तरह से कोई भी शेल हो सकता है, और एटॉमिक नंबर z जो है ये वेरिएबल है। बाकी h एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर चार्ज है और चार्ज कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, और पाई और m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हम सेपरेट कर लेंगे और ये जो वेरिएबल है इसको हम सेपरेट करेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा कि r इज इक्वल टू ये n स्क्वेयर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई, चूँकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसको हमने सेपरेट कर लिया, और ये जो कांस्टेंट है तो यहाँ पे ई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच स्क्वेयर कांस्टेंट है, और डिवाइडेड बाई ई स्क्वेयर और पाई एम ये हमारे साथ कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर ये हाइड्रोजन हो या सिंपली इस सारे कांस्टेंट को हम नाम देते हैं कि इट इज़ अल्फा नॉट। ठीक है, कि ये अल्फा नॉट के ये सारी जो वैल्यू है ये फॉर एग्जांपल अल्फा नॉट की बराबर है। और अगर हम हाइड्रोजन एटम कंसिडर कर ले तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये Z की जगह पे 1 आ जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा कि R इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 1 है तो 1 हर एक वैल्यू की डिनोमिनेटर होती है, लेकिन हम नहीं लिखते हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो n स्क्वेयर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई अल्फा नॉट। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट है, इसकी अगर वैल्यू हम निकाल ले तो ये बराबर होता है अल्फा नॉट जो है ये बराबर होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है ये लेंथ का एक यूनिट है और ये बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर का। ठीक है, यानी कि अगर हम अल्फा नॉट की जगह पे अपनी वैल्यू लगा ले तो ये इस तरह हो जाएगा R इज इक्वल टू n स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर
7 के। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 7 जो है ये हमने रेडियस के लिए एक इक्वेशन निकाला कि रेडियस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक कितना फासला है वो हम कैसे मालूम करेंगे। अब ये n जो है ये चेंज हो सकती है, पहला शेल भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, इस तरह से कोई भी शेल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एटम के लिए शेल नंबर 1 हम मालूम करना चाहते हैं कि शेल नंबर 1 का न्यूक्लियस से कितना फासला है, तो सिंपली n की जगह पे हम 1 पुट कर लेंगे, यानी कि 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन, या हम कहते हैं कि r जो है वो हमारे साथ बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम, या सिंपली हम कह सकते हैं कि ये बराबर होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, तो ये पहले शेल का न्यूक्लियस से जो फासला है वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से दूसरे शेल के लिए बस यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करें, तीसरे शेल के लिए n की जगह पे 3 पुट करें और स्क्वायर ले लें, और इसी तरह से हर एक शेल के लिए हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं कि न्यूक्लियस से उस शेल तक कितना फासला है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल था, जिसमें से हमने डेरिवेशन ऑफ रेडियस किया कि किसी भी एटम का रेडियस जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारा डिस्कशन यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।